डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का एक सॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। केवल बीपीएससी के लिए नहीं, अगर आप एनटीए नेट का एग्जाम देते हैं, खैर पॉलिटिकल साइंस का भी रिवाइज एग्जाम होने वाला है, जो कि 18 तारीख को कैंसिल हो गया था, उसके लिए भी, या आप आरपीएससी या डीएसएसपी या एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। और बता दें कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट के लिए या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और विचार से संबंधित कुछ आगे प्रश्न है, उसको देखते हैं कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विवक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो ये जो किया उसने, जो विवक्षा शब्द है शिल्पकार के लिए प्रयोग किया है, और वो 3 जो सैनिक और शासक और जो शिल्पकार हैं, ये जो उसका प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष गुणों के आधार पर अपना कार्य करे और किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करे, वही न्याय है। वो समाज के 3 वर्गों में बात करता है, एक सैनिक वर्ग, एक शासक वर्ग और एक उत्पादक, और तीनों की अपनी अपनी विशेष क्षमता, विशेष योग्यता है। तो जो आपका बुभुक्षा शब्द है यानी एपेटाइट है या तृष्णा है, वो शिल्पकार के लिए प्रयोग करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विवक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है, यानी उत्पादक वर्ग के लिए, ये आप कह सकते हैं तृष्णा एपेटाइट, ये विवक्षा शब्द का ही प्रवाची है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में जो योगदान है आपका अरस्तु का। प्लेटो केवल आदर्शवादी ज्ञान देता है, वो केवल कल्पना स्वप्नलोकी विचारक, लेकिन उसके स्वप्नों का आधारशिला और यथार्थ रूप देने का कार्य अरस्तु ने किया, और यही वो संविधान की व्याख्या किया और कहता है कि राज्य का स्वरूप किस आधार पर होना चाहिए। कल्पना नहीं करता, वो तमाम विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया, फिर उसके आधार पर राज्य की आधारशिला रखता है। इसीलिए कहा गया कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार दिया अरस्तु ने। और इसमें जो देखिए, पॉलिटी लोकतंत्र और गणतंत्र का सम्मिलित रूप है, जिसमें संख्या व वेग का समन्वय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको मैच करना है। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको पता ही है कि आपका मैकियावेली का संबंध है इससे, क्योंकि यहीं से उसने धर्म और नैतिकता को अलग किया। इस वजह से उसको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, या प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना गया। सहमति का सिद्धांत किसने दिया? ये जॉन लॉक का सिद्धांत है। और व्यक्तिवादी सिद्धांत कौन है? हॉब्स। और स्वतंत्रता का सिद्धांत आपको कौन दिए? रूसो। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, यहाँ इसका आंसर दिया गया है सही रूप से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमिलित नहीं है? राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, ये सही है, वो पॉलिटिक्स को आध्यात्मिकरण की बात करते हैं। नवमानववाद का विचार दिया एम एन रॉय, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में रिपीट हुआ है, ये आप याद रखिएगा। और गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी, ठीक, भी सही है। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी आर अम्बेडकर, ये गलत है, इन्होंने इसका सिद्धांत नहीं दिया, तो ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध या 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? बेहद आसान सा प्रश्न है। शासन पर 2 निबंध कभी कभी विचारकों की जो पुस्तक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कीजिए। ठीक, तो इस पुस्तक के लेखक जॉन लॉक हैं। ठीक, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं। लॉक ने पुस्तक 1690 में लिखी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समकालीन राजनीतिक विचारकों में से यह है,
और समकालीन राजनीतिक विचारक में जो जॉन रॉल्स पे उन्होंने ये सिद्धांत दिया। आधुनिक युग में समझौतावादी सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या की और इनका जो वितरणात्मक न्याय प्रणाली है, शुद्ध यानी प्योर प्रोसीजरल जस्टिस बोलते हैं इनकी सिद्धांत को, और इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने इसकी व्याख्या की है और जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेलिसबरी सही है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जॉन रॉल्स, कभी कभी अरस्तु भी देता है। वितरणात्मक सिद्धांत जो है आपका अरस्तु इसका जनक है, भी याद रखिएगा। अंतर्विरोध का सिद्धांत ये माओ का सिद्धांत है। नव मानववाद का विचार ये किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया है, ये सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्याख्या पढ़ लीजिए 7 का। 8 का देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की? तो जो आप हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट की जब बात करते हैं तो जो आपका मध्यकालीन है उसमें एक आंदोलन चला, कंसिलियर मूवमेंट, परिषदीय आंदोलन। मैकियावेली को पढ़ने से पहले ठीक आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए, अधिकतर ये लोग छोड़ देते हैं। जब तक आप कंसिलियर मूवमेंट को आप नहीं पढ़ेंगे या परिषदीय आंदोलन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मध्ययुगीन राजनीतिक विचार और आधुनिक राजनीतिक विचारों में आप अंतर या विभेद करने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके लिए ओपी गावा की पुस्तक है, ठीक, ओपी गावा या जेपी सूद साहब की पुस्तक है, जेपी सूद साहब की पुस्तक आप इसको पढ़ सकते हैं। राजनीतिक विचारकों के लिए, वेस्टर्न और इंडियन दोनों के लिए बेहतर किताब है ये। तो चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, ये विचार पुष्टि किया परिषदीय आंदोलन या जो कंसिलियर मूवमेंट है उसके द्वारा। मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि परिषदीय आंदोलन ने की। प्रतिपादक कौन हुआ इसका? मार्सिलियो पडुआ, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है कि हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। ये आपका कथन सही है। और ये भी याद रखिएगा कि बार बार ये भी पूछा जाता है हीगल जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करता है, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी संवैधानिक राजतंत्र की वकालत करता है। ये अभिकथन एक सही है। परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है, ये भी है। दोनों बात करता है लेकिन जर्मनी के लिए वो क्या कहता है? निरंकुश राजतंत्र ही उसके लिए अनुकूल बताते हैं। इस वजह से उसमें फांसीवादी आदर्शवाद दोनों के विचार पाए जाते हैं और इसी वजह से हिटलर का भी जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए और आर कथन और कारण सही है लेकिन जो कारण है उसकी सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा ये व्याख्या पढ़ लीजिए आप। 10 देखिए कि यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? हु, गेट, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये भी याद रखिएगा। ये पुस्तक भी है इनकी, देखिए मैं पहले बता दिया। ये कथन तो हेराल्ड लासफेल का कथन है, कौन क्या कब कैसे पाता है। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ये पुस्तक है हेराल्ड लासफेल, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। शक्ति सिद्धांत के ये समर्थक हैं, प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? प्यारे दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि ये पेपर जो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं ये आपका यूजीसी नेट का पेपर है। ये 2006 का फर्स्ट पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल है बीपीएससी का किसी प्रैक्टिस सेट में वो डिफिकल्टी लेवल नहीं मिल रहा है। बेहतर है कि आप जो नेट के 4-5 साल या 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2018 से पहले कि उसको आप जरूर सॉल्व करें, ठीक। तो संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? विचारधारा तो नहीं मानी जाती है पश्चिमी संविधानवाद की, और इसमें विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत की भी वकालत होती है। तो ये पश्चिमी यानी जो वेस्टर्न
इन पश्चिमी अवधारणा में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी जो विशेषताएं है, विधि का शासन हो, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। व्याख्या देखिए इसका कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण के संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की विशेषता निम्नलिखित है। शासन और शासक पर जो नियंत्रण संविधान द्वारा किया जाता है, मूल रूप से उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग तथा विशिष्ट चालाकी से शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? शक्ति और विशिष्ट चालाकी से शासन करता है, पेरेटो का मानना है। पेरेटो का मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे अभिजन है, उसी को हम एलीट बोलते हैं, विशिष्ट जन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आदर्शवाद किस पर आधारित है? तो आदर्शवाद आपकी नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए। विश्व की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु चेतना है, बल्कि इसी का उल्टा कार्ल मार्क्स मानता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। आगे के कुछ प्रश्न। 14 देखिए, नियामक राजनीतिक सिद्धांत का विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? तो जो रेगुलेटरी पॉलिटिकल थ्योरी था उसका जो विद्रोही सिद्धांत था, जो कि क्या मतलब कि परंपरागत, एक प्रश्न है कि परंपरागत राजनीति का जो विरोध के स्वरूप उत्पन्न हुआ वो आपका बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद है। उसका जो सिद्धांत का जो जनक कौन हुए? व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन हुए। क्वेश्चन नंबर 14 की व्याख्या, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, यानी जो भारत का जो फेडरलिज्म है वो किस देश की व्यवस्था से सबसे निकट यानी कब उससे प्रभावित है? याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था तो अमेरिका में है, लेकिन वो भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिका से प्रभावित न होकर कनाडा के संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या है? लिखित संविधान, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और दोहरी शासन व्यवस्था इत्यादि। लेकिन भारतीय व्यवस्था में दोहरी नागरिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि संघीय व्यवस्था किसका उदाहरण है? अमेरिका की। तो आप संघीय व्यवस्था के भी कुछ विशेषताओं का भी आप ध्यान रखेंगे। 16वां प्रश्न देखिए कि भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ये आपसे पूछ रहा, संसदीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ध्यान से पढ़ना प्रश्नों को। किस पर? सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, न्यायिक सर्वोच्चता पर आधारित है और संघवाद पर आधारित है। लेकिन आपका सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जो कि ये कहाँ पर आधारित है? शक्ति पृथक्करण का ये यूएसए में व्यवस्था प्रचलित है। और व्याख्या देख लीजिए 17 कि सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कहाँ से आया? तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से होते हुए राजनीति विज्ञान में। ये कभी कभी क्रम भी पूछता है, तो भी याद रखिएगा। जीव विज्ञान जो लुई बटनलफी थे उनसे होते हुए राजनीति विज्ञान में किसने प्रयोग किया इसका? डेविड स्टन। व्याख्या देख लीजिए जरा कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान से होता हुआ राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? जो द्वितीय सदन है, जो बाइकैमरलिज्म का जो एक उच्च सदन और एक निम्न सदन और प्रथम और द्वितीय सदन, सबसे पुराना द्वितीय सदन लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लुसिन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट कौन कौन से हैं? राजनीतिक विकास के जो संकट बताए लुसिन पाई ने, कौन कौन से बताए?
एक तो वैधता का संकट हो और नगरीकरण तथा औद्योगिकरण का और सशक्त लोकमत का संकट, ये बताते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है। ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किस देश में संसदीय और अध्यक्षात्मक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो याद रखिएगा, ये व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित है, भूलना नहीं, आपको कभी भी नहीं भूलना है। फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी, जिसमें न तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है। 1958 के पांचवें गणराज्य की स्थापना के तहत ये व्यवस्था की गई, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा, यानी राजनीतिक दलों को त्रिवर्गीकरण किसने किया। ये थे आपके जिन ब्लॉन्डेल साहब, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्लॉन्डेल ने दल व्यवस्था को 5 प्रकार माने हैं, एक दलीय, द्विदलीय, ढाई दलीय, एक दल प्रधान बहुदलीय और बहुदलीय योग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न आपसे वही पूछे जाते हैं जिनमें कुछ विशिष्टता पाई जाती है। जो प्रश्न लगातार एक ही ढर्रे पे आ रहे हैं उन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना कम बनी रहती है, क्योंकि सभी लोग उसको याद रखते हैं या रटते हैं। तो संभावना ये आप याद मान के चलिए, जो जिन प्रश्नों में या जिन टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस में कुछ विशेषता पाई जाती है, ताकि आप उस चीज को याद कर पा रहे हैं कि नहीं, या उन छोटे मोटे चीजों पर आप बारीकी से नजर रखे हो कि नहीं, यही चीज आपसे टेस्ट की जाती है। तो जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं जो लिंक से हट कर हैं, उन प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान दें। देखिए, प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है, ये भी अपने आप में एक विशेषता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में रिपीट हुआ है। जो आपका एसआरसी है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग से जरूर एक प्रश्न आता है। तो कौन थे। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और ये दिसंबर 1953 में इसका हुआ। 3 सदस्य इसमें लोग शामिल थे। फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। क्यों। एक तो इसमें सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर, क्योंकि 53 में ही जो श्री रामलो पट्टू थे उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले जेवीपी समिति आई थी, उसने इनकार कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तमाम दिक्कतें उत्पन्न हुई, लॉ एंड ऑर्डर भंग हुआ। उसी की मजबूरी में सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग का। उसमें 3 सदस्य थे, एक कुंजरू साहब और पणिक्कर साहब। 24 प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके सी राजागोपालाचारी साहब हुए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। सी राजागोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 में ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था। इनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो चले गए, छोड़ गए, तब ये बने। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किस आयोग का, किस विभाग का या किस परिषद का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है या नहीं होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल और योजना आयोग, जो कि वर्तमान में अब नीति आयोग है। ये भी पूछा जाता है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी कहा गया। तो अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, क्योंकि 280 के तहत एक वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक, इसके अलग से वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया
प्रारंभ की जा सकती है। अनुच्छेद 61 और 56 के माध्यम से, खासकर विशेष रूप से 61 के माध्यम से, ठीक, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकों से पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शब्द जोड़े गए, ये तो याद रखिएगा, 3 शब्दों को जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। लेकिन इनका क्रम क्या है? क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यही क्रम, ये नहीं कि आप पहले पहले सेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 28 कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस संविधान संशोधन के तहत? ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो इमरजेंसी की घोषणा की, उसी के तहत 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब अपने आप में बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा में दे सकते हैं, दिया ही जाता है। तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा, ठीक, के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 29 कि राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। यानी राज्य के मंत्रियों पर अगर अभियोग लगाना है तो किसका अनुमोदन जरूरी है, किसका सिफारिश जरूरी है? तो राज्यपाल का। ऑप्शन बी, क्योंकि ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का क्या संवैधानिक प्रमुख है ये। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154 में इसकी व्याख्या है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत और विकसित राज्य कौन सा? सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? तो है आपका केरल, क्योंकि भारत का सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 31 कथन और कारण है। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो इसके लिए, अगर इसमें इस पेड पीडीएफ के माध्यम से हम लोग आपको जो 5 ऑप्शंस वाले प्रैक्टिस सेट हैं, वो मॉडल पेपर और अन्य प्रैक्टिस सेट और जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो इसके लिए आपकी व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। चलिए 31 की कथन और कारण है। पहला कथन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कथन सही है। अनुच्छेद 312 भी आपको याद रखना है हमेशा, 312 और 315। कारण क्या है कि राज्यसभा राष्ट्रहित की प्रस्तर ढंग से परिभाषित करती है। बात सही है, दोनों कथन सही है और जो कारण है कथन का सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ भी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। 32 आपको ये सम्मिलित करना है और ये क्वेश्चन देखिए, मैं कहूंगा आप नोट कर लीजिए, ठीक। बेहद जरूरी प्रश्न है, प्रश्न पूछा भी गया है आपके बीपीएससी में। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखो नीति इनका था, ठीक। ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी इनका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का देखना नहीं बल्कि उसको व्यवहार में लाना भी है। और फिर मोरारजी देसाई, ये वास्तविक असंलग्नता, ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। किस प्रधानमंत्री के काल में वास्तविक असंलग्नता का सिद्धांत पालन किया गया, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी किससे संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण है, पोखरण द्वितीय से। और राजीव गांधी 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण का सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग से भी आप नोट कर लीजिए, ठीक, फुटनोट्स बना लीजिए।
ये आप इसका सही व्याख्या यहाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 लोक प्रशासन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। 33 लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति हुई। तो लोक प्रशासन की बतौर एज ए डिसिप्लिन, बतौर एज ए सब्जेक्ट की उत्पत्ति या इसका जन्म कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? तो वुडरो विल्सन को कहा जाता है। स्वयं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ये हेड भी रहे और फिर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण कौन सा है? लोक प्रशासन का अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। ऑप्शन बी। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट पेपर जो था उसमें के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की। 35 की निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है? ये भी प्रश्न है, पूछा जाता है कि लोक प्रशासन में सार्वजनिक यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसने अंतर किया? नहीं, उनका कहना है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन कई बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में समानता है न कि विभिन्नता। इसके भी समर्थक कौन कौन से हैं ये आप याद कर लीजिएगा। तो पॉल एच एप्पलबी इन्होंने स्पष्ट रूप से अंतर किया है कि इनका कहना था कि सार्वजनिक यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी जो शासन है अलग है और निजी शासन अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। पॉल एच एप्पलबी ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है। लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय एल.डी. व्हाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर जोर दिया, द्वैतभाजन पर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर इन्होंने डाइकोटमी पर जोर दिया। किसने? एल.डी. व्हाइट ने। क्वेश्चन नंबर 36 है नौ लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई है, किसने लिखा? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रैंक मैरिनी टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971। ये आप याद रखिएगा, ये अलग से पुस्तक भी पूछता है। इसके संपादक कौन है? और नौ लोक प्रशासन पर नवीन लोक प्रशासन का प्रथम बुक इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हैथॉन प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया। तो एल्टन मेयो और उनके साथियों ने हैथॉन प्रयोग किया, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ह्यूमन रिलेशन थियरी यानी मानव संबंध सिद्धांत कहते हैं, जो कि 1922-23 से लेकर 1931 तक हुआ और एक क्रम भी पूछता है कभी कभी। 38 देख लीजिए निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? उसका अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, बल्कि वैज्ञानिक प्रबंध के विरोध में ही आपका अनौपचारिक जिसको मानव संबंध सिद्धांत बोलते हैं इसी का विकास हुआ है, इससे संबंधित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य प्रतिदिन का कार्य योजना हो, कार्यस्थिति मानक हो और कार्यविधि मानक हो। इसका ये ऑप्शन गलत है। 38 की व्याख्या। 39 देखिए किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीय स्टाफ, तकनीक स्टाफ, सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? सामान्य, तकनीकी और सहायक स्टाफ में स्टाफ को विभाजित किसने किया है? ये थे आपके एल.डी. व्हाइट। आप ये भी याद करिएगा कि जो स्टाफ जो आपके सहायक एजेंसियां हैं और स्टाफ में अंतर भी पूछता है, कौन कौन से विभाग जो हैं वो सहायक एजेंसी हैं या स्टाफ में है, ये भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 40 उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को कहते हैं। उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को क्या बोलते हैं? उसको हम हायरार्की या पद सोपान बोलते हैं। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ श्रेणीबद्ध प्रशासन, जिसका मतलब है कि निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। निम्नतर पर उच्चतर का शासन याद रखिएगा, इसी को हम हायरार्की बोलते हैं या पद सोपान बोलते हैं या श्रेणीबद्ध प्रशासन। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। 41 प्रजातंत्र में लोक सेवकों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोक सेवकों का जो कमिटमेंट है किसके प्रति होना चाहिए? तो याद रखिएगा लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति
और संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति, न कि शासक दल की विचारधारा के प्रति। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3। अब व्याख्या पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिस्तरीय वर्गीकरण से समाविष्ट है। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो मैक्स वेबर है, ब्यूरोक्रेसी से संबंधित जो सत्ता की बात करते हैं, उसमें वो एक सत्ता की बात करते हैं, एक पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और लीगल रेशनल अथॉरिटी यानी वैधानिक तार्किक सत्ता की वकालत करते हैं। 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं, पारंपरिक, चमत्कारिक और वैध या लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है? तो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत यानी बैलेंस ऑफ पावर यानी बीओपी का जो टारगेट है या गोल है वो ये है कि यथापूर्व स्थिति, जो यथा स्थिति बनी है उसी स्थिति को बरकरार रखना, वही शक्ति संतुलन का ये सिद्धांत है। शक्ति संतुलन का अर्थ है कि संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति, जिस स्थिति में आप थे उसमें आप बने रहिए। ठीक जी। क्वेश्चन नंबर 44 कि शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची का संबंध किससे? तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र संघ से है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के संबंध से संबंधित है। ये 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और जनरल असेंबली महासभा के द्वारा। और किसके परिप्रेक्ष्य में या किसके संदर्भ में? तो ये था आपका जो कोरिया संकट उत्पन्न हुआ 1950 में, उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रकृति का वस्तुपूरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवाद के जो यथार्थवादी सिद्धांत के जनक हुए हेंस जे मार्गेनथाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उसी में इन्होंने व्याख्या की और 6 प्रकार के सिद्धांत दिए। वो थे ऑप्शन सी, प्रकृति का वस्तुपूरक कानून एक यथार्थवादी सिद्धांत है जिसको मार्गेनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। 46 व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया है। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया? तो रोजक्रॉन्स ने इस सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। ये नया क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 47 यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं किसके इर्द गिर्द, यानी यथार्थवाद का जो विचारधारा या जो सिद्धांत है किसके चारों ओर या इर्द गिर्द घूमता है? तो यह एक तो शक्ति और राष्ट्रीय हित के साथ साथ इसी के चारों ओर यथार्थवाद का सिद्धांत घूमता फिरता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों व भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। प्रतिपादक कौन है? हेंस जे मार्गेनथाउ, इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। याद रखिएगा कभी कभी पूछता है कि हेंस जे मार्गेनथाउ की पुस्तक का पूरा नाम, ये भी याद लो, पॉलिटिक्स अमंग नेशन याद कर लेते हैं लेकिन उसका पूरी पुस्तक का नाम याद नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कथन और कारण। और फिर से मैं आपसे बता दूं कि हम लोग तमाम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पीजीटी के जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है उसी के लिए कर रहे हैं। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं या स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है आपका ये एनटीए नेट के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके लिए, और बीपीएससी की जो लगातार परीक्षा चले उसके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। और किसी भी आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पीजीटी या हायर की तैयारी करें तो उसके लिए भी जरूरी है। अब प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथन देखिए, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। ये बात तो सही है, जो आपका ग्लोबलाइजेशन है वो उसकी वजह से जो नेशन स्टेट की प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमजोर हुआ है। कथन सही है। कोई राष्ट्र राज्य अप्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चला आ रहा है, ये भी सही है। लेकिन सही व्याख्या तो नहीं है कथन, कारण जो कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, व्याख्या देख लीजिए जरा कि भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं की आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आय खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार पहचानें। कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में, ये भी आपको याद रखना है। 49 कौन सी घटना, देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट करके कहीं अपने फुटनोट्स में रख लीजिए, नोट्स में रख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि आपको अगर आ गया तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न सामान्य होते हैं लेकिन कुछ ही 10-12 प्रश्नों से ही लोगों का खेल बिगड़ जाता है और जानबूझ के ऐसे प्रश्न डाला जाता है ताकि आप कंपटीशन से बाहर हो। इससे प्रश्नों पे आप फोकस करें। सामान्य प्रश्न तो सबको आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो जो अगर आप मुझसे तुक्का से अगर सही कर लिए, देखिए इसमें अगर 2-3 भी याद रहेगा तो आपका सही हो जाएगा। तो कालक्रम अनुसार देखिए, सबसे पहले आपका तेहरान सम्मेलन 1983, याल्टा सम्मेलन 1945, पोट्सडैम सम्मेलन 1945 और सैन फ्रांसिस्को शांति समझौता जो हुआ 1951 में हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस सॉल्व पेपर का, प्रैक्टिस सेट का, कि निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर है उनके कालक्रम को पहचानिए। ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। आंख बंद करके आप अभी गारंटी मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, इससे यूएनओ के जो महासचिव जो सेक्रेटरी का पद है उससे एक प्रश्न जरूर आता है और ये भी प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है कि जितने उसके महासचिव हैं उनके कालक्रम को आप याद रखिए, क्योंकि 2-3 दे देगा आप कंफ्यूज होंगे, गलत करेंगे। इसको गलत नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस तो आउट होते हैं, तो आप उन जो क्वेश्चंस आउट होते हैं तो आप उनको गलत करने की भूल न करने, तो आप फिर एक भूल करेंगे तो आप जिंदगी से भूल कर लेंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस ऐसा है, अगर आप मन से कंसेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे तो आपका एकदम तैयारी बेहतर होगी, पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन बोझिल के तौर पर पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो गलत होगा। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिससे सभी विषय जुड़े हुए हैं और जब तक इसको आप कोरिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, लेकिन आप पढ़िए और तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि जो आप 4-5 पे एग्जाम जो हुए हैं खासकर अन्य राज्यों के, जो खासकर आरपीएससी को मैं कहूँगा और एसपीपीएससी और हिमाचल वाला और डीएसएसबी के पेपर देखिए। यूपी पीजीटी से आपको लेना देना नहीं है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो पेपर देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा बीपीएससी और हर राज्यों का अपना अलग अलग है। थोड़ा सा समझिए कि किस टॉपिक से किस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी को जब आप पढ़ें तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस जब देखेंगे तो हर पेपर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन, वही मैं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन जो आउट है तो आप उसको एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए कालक्रम के अनुसार देखिए, तो आप ये महासचिवों का जो कालक्रम है तो सबसे पहले डी ट्रिवेली डैग हेमरशोल्ड, फिर यूथान कोट वाल्डेम और यूथान। ठीक, ये भी याद रखिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका नेट का पेपर 2006 का, जो कि आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो, और भी अन्य राज्यों के लिए तो है ही। ठीक, आरपीएससी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मैं तो कहूँगा आपके पास रहना चाहिए ताकि आप रोज एक सॉल्व पेपर इसको देखते रहें। चलिए चलते चलते फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या जो मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।